टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सरकारी बजट क्या होता है और सरकारी बजट के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं जिसके द्वारा सरकार आर्थिक विकास की प्रक्रिया को अपनाती है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सरकारी बजट का अर्थ और इसके उद्देश्य। आइए देखते हैं इसे। देखिए, ये निर्मला सीतारमण जी हैं जो बजट का बैग लेके चल रही हैं। आप देख सकते हैं ये बजट प्रस्तुत किया था 2019 में। सबसे पहले सरकारी बजट का अर्थ देख लेते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 112, कौन से? संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत है के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा गया है। के लिए सरकार को संसद के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए भारत सरकार को संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना होता है। यह सरकार की राजकोषीय नीति का खुलासा करता है। आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, उसमें आपको राजकोषीय नीति का पता होगा, जिसमें आय और व्यय की नीति होती है सरकार की। ये राजकोषीय नीति होती है सरकार की, जिसमें सरकारी आय और सरकारी व्यय नीति होती है। बजट में आगामी वर्ष के आय और व्यय के अनुमानों का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात जो आने वाला वर्ष है, बजट हमेशा किसका बताता है? आने वाला जो वर्ष है उस दौरान सरकार कहां से आय प्राप्त करेगी और सरकार खर्चा कहां करेगी, व्यय कहां करेगी, उसके अनुमानों का विवरण पत्र होता है ये बजट। लोकसभा में केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है। लोकसभा में केंद्र सरकार का जो वित्त मंत्री होता है उसके द्वारा बजट पेश किया जाता है। इस बजट को केंद्रीय बजट के नाम से भी जाना जाता है और इसे आम बजट भी कहते हैं। राज्य सरकार में बजट राज्य वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है और यह केवल उसी राज्य के लिए निर्धारित होता है। अर्थात कहने का मतलब राज्यों का बजट अलग होता है, जबकि केंद्र का या पूरे देश का बजट अलग होता है। केंद्र सरकार जो बजट लाती है वो पूरे देश के लिए होता है, जबकि राज्य जो बजट लाता है वो उसके खुद के राज्य के लिए होता है। अब देखिए, ये हमारा बजट का है। रुपीज कम्स फ्रॉम, रुपीज गोज टू। आप देख सकते हैं ये हमारा पैसा कहां से आता है। प्रति 1 रुपया 2019 के अनुसार कहां से आता है और प्रति 1 रुपया 2019 के अनुसार कहां जाता है। तो भारत सरकार को सबसे ज्यादा आय कहां से प्राप्त होती है? एक तो कॉरपोरेशन टैक्स से प्राप्त होती है और एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से प्राप्त होती है 21 पैसे के बराबर। फिर दूसरे नंबर पे उसको इनकम कहां से होती है? बोरोइंग से और अदर लाइबिलिटीज से, यानी कि उधार लेने से उसको दूसरे नंबर पे इनकम प्राप्त होती है। फिर उसको इनकम टैक्स से प्राप्त होती है इनकम 17 पैसे। उसके बाद उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू से प्राप्त होती है 8 पैसे के बराबर। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7 पैसे के बराबर इनकम प्राप्त होती है। इस प्रकार से उसकी इनकम प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा उसको इनकम कॉरपोरेशन टैक्स, निगम कर और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी से होती है। और सबसे ज्यादा खर्चा कहां होता है? सबसे ज्यादा खर्चा सरकार, केंद्र सरकार करती है स्टेट शेयर एंड ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। अर्थात केंद्र सरकार जो कर लगाती है उसमें राज्यों को भी देती है उसका पैसा। तो 23 पैसे, प्रत्येक 1 रुपए में से 23 पैसे केंद्र सरकार राज्य सरकारों को दे देती है उनका हिस्सा। फिर दूसरे नंबर पे कहां खर्च करती है सरकार? इंटरेस्ट पेमेंट पे 18 पैसे सरकार, 1 रुपए में से 18 पैसे सरकार ब्याज चुकाने का काम करती है। ब्याज किसका चुकाया जाता है? जो ऋण लिया है। अब एक खास बात मैं आपको बता दूं, आप बजट पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। हम उधार कितना ले रहे हैं? इधर देखिए, बोरिंग कितनी है हमारी? 19 पैसे। और उस 19 पैसे उधार ले रहे हैं और 18 पैसे हम ब्याज के चुका रहे हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या है? कि जब ये 19 बराबर 19 पैसा हो जाएगा, कि इधर भी 19 पैसा और इधर भी 19 पैसा, दोनों साइड में 19 पैसा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप समझ गए? इसका मतलब हुआ कि अगर हम
ब्याज चुकाना चाहते हैं 19 पैसे का, जो हमने पहले उधार लिया है उनका ब्याज कितना हो रहा है 19 पैसे, और उस 19 पैसे के ब्याज को चुकाने के लिए हमें 19 पैसे का और लोन लेना पड़ रहा है। कहने का मतलब उधार का ब्याज चुकाने के लिए हमें और उधार लेना पड़ रहा है। ये स्थिति हो जाएगी जो कि भारत ऋण जाल की संकट में फंसने जा रहा है। आप देख सकते हैं भारत की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि वो 19 पैसे उधार लेकर उसमें से 18 पैसे सीधे सीधे वापस उन्हीं लोगों को दे देता है, उन्हीं देशों को दे देता है जिनसे उसने पहले उधार लिया था। तो ये बहुत विकट स्थिति है, इसीलिए भारत सरकार अपने खर्चे कम कर रही है, और ये जरूरी भी है अगर देश को आगे बढ़ाना है। वरना आपने देखा होगा ग्रीस नामक इकोनॉमी, जिम्बाब्वे की इकोनॉमी, बहुत सारी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। आप उनका आलेख पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सरकारी बजट के उद्देश्य। नंबर 1, आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। सरकारी बजट से सरकार के कराधान तथा आर्थिक सहायता संबंधी व्यापक नीतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। कराधान का मतलब होता है सरकार को कर से कैसे आय प्राप्त होती है, उसको हम कराधान कहते हैं। तो आय और संपत्ति का पुनः वितरण कैसे होता है? सरकारी बजट से सरकार की जो कर नीति है और आर्थिक सहायता जो देती है सरकार, उसकी नीतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थव्यवस्था में आय और संपत्ति के बंटवारे में सुधार लाने हेतु सरकार कराधान तथा आर्थिक सहायता के वित्तीय उपकरणों का उपयोग करती है। सरकार क्या करती है? एक तरफ अमीरों से टैक्स लेती है, एक तरफ वो क्या करती है, अमीर जो लोग हैं उनसे क्या लेती है? टैक्स लेती है, और गरीबों को क्या देती है? सब्सिडी देती है। तो सरकार क्या करती है कि इधर से पैसा लेती है अमीरों से और इधर गरीबों को पैसा बंटवारा करती है, जिससे क्या होता है कि आय और संपत्ति का पुनः वितरण होता है, अर्थात अमीरों से गरीबों की ओर संपत्ति का ट्रांसफर किया जाता है। संपत्ति और आय का समान बंटवारा सामाजिक न्याय का प्रतीक है, जो कि कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य क्या हुआ? आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। दूसरा पॉइंट, संसाधनों का पुनः आवंटन। सरकार बजट नीति के माध्यम से सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए करों में छूट और आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है। सरकार क्या कर सकती है? सरकार जो बजट नीति है उसकी आय और व्यय की नीति, जिसे हम बजट नीति कहते हैं, तो उस बजट नीति के माध्यम से सरकार सामाजिक कल्याण के जो क्षेत्र हैं उसमें क्या करती है? निवेश करती है। जैसे स्कूल खोलना, चिकित्सालय खोलना, तो उसमें निवेश बढ़ाती है, और उस निवेश को बढ़ाने के लिए क्या करती है? वो उस क्षेत्र में टैक्स में छूट दे देती है, आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। जैसे स्कूल खोलने के लिए या कोई हॉस्पिटल खोलने के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता दी जाती है। जबकि सामाजिक कल्याण को घटाने वाली वस्तुओं का उत्पादन कम करने हेतु उन पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है, जो सामाजिक कल्याण को कम करे। ऐसी वस्तुएं जो सामाजिक कल्याण को कम करती है उन पर क्या करती है सरकार? टैक्स बढ़ा देती है। जैसे आपने देखा ही होगा, सरकार शराब पर, सिगरेट पर, तंबाकू पर, इन पर आदि पर टैक्स बढ़ाकर उनसे प्राप्त जो आय होती है, उनसे प्राप्त जो संसाधन होते हैं, उन्हें सामाजिक कल्याण में लगाती है। तो सरकार इन पर तो ज्यादा टैक्स लगाती है, और जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उन पर सरकार क्या करती है? सब्सिडी देती है, टैक्स कम कर देती है, ताकि उनका गरीबों तक पहुंच सुनिश्चित किया जा सके। तीसरा उद्देश्य, आर्थिक स्थायित्व। बजट का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थायित्व लाना भी है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक स्थायित्व यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, जिससे आय एवं रोजगार के उच्च स्तर को बनाए रखा जा सके। आर्थिक उतार चढ़ाव को ही आर्थिक उच्चावचन भी कहते हैं। जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आर्थिक उच्चावचन। इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस कौन कौन से होते हैं? मंदी हुई, तेजी हुई, है ना, मंदी, तेजी, अवसाद, ये सब व्यापार चक्र होते हैं। आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि व्यापार चक्र ऐसे होते हैं, यानी कि इकोनॉमी वैसे ही चलती है जैसे हमारी लाइफ चलती है ना। हमारे जीवन की जो हम वो कराते हैं कंप्यूटर पे, तो हमारी आती है रिपोर्ट, ऐसे आती है, यानी कि जीवन चल रहा है। वैसे ही व्यापार चक्र होते हैं, इकोनॉमी भी ऐसे ही होती है। इकोनॉमी कभी भी इस तरह से नहीं होती कि ऊपर ही चढ़ती जाए। इकोनॉमी कभी ऊपर चढ़ने वाली नहीं होती, कभी नीचे गिरने वाली नहीं होती, वो ऐसी होती है, ठीक है। कभी ऊपर चढ़ती है, कभी नीचे करती है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? मंदी, तेजी, अवसाद।
तो बजट नीति के माध्यम से सरकार क्या करती है, आर्थिक उतार चढ़ाव जो होती है उनको रोकने का प्रयास करती है। सरकार बजट नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति एवं मंदी दोनों पर ही नियंत्रण करने का प्रयास करती है ताकि लोगों को जीवन स्तर पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। चौथा पॉइंट देखते हैं, रोजगार सृजन। बजट नीति के माध्यम से सरकार सरकारी उद्यमों में निवेश बढ़ाकर रोजगार के अवसर सृजित करती है। सरकार क्या करती है, सरकारी कंपनियां भी खोलती हैं इसके माध्यम से, कि सरकारी कंपनियां खोलकर वो क्या करती है, सरकारी नौकरियां देती है जिससे कि क्या करे, रोजगार बढ़े। ये भी बजट नीति का उद्देश्य है। हालांकि इस उद्देश्य में अब पिछले कुछ समय से, जब से भारत में 1991 से एलपीजी नीति आई है, भारत में 1991 से एलपीजी नीति आई है जिसे हम नई आर्थिक नीति और आर्थिक सुधारों की नीति कहते हैं। इस नीति के तहत भारत में विनिवेश प्रारंभ कर दिया गया है। विनिवेश क्या होता है बच्चों, जब सरकारी उपक्रमों को या सरकारी कंपनियों को सरकार निजी हाथों में बेचती है तो उसे विनिवेश की नीति कहते हैं। तो भारत 1991 से विनिवेश की नीति अपना रहा है, जिसमें जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उन्हें धीरे धीरे करके बेचा जा रहा है और उनको निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है, क्योंकि सरकारी कंपनियां सरकार के लिए एक बहुत बड़ा घाटे का कारण होती है। इसलिए सरकार ने विनिवेश की नीति 1991 से प्रारंभ की और इस नीति को लाने वाले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये थे उस वक्त तत्कालीन वित्त मंत्री थे, तो ये लेके आए थे ये नीति। इसके अतिरिक्त सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी लोगों को रोजगार प्रदान करने का कार्य करती है, जैसे महानरेगा योजना। तो सरकार रोजगार सृजन के लिए अब सरकारी उद्यमों तो निवेश नहीं कर रही, लेकिन वो क्या कर रही है, जैसे महानरेगा योजना स्टार्ट कर दी या प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दे दिया, जैसे हाईवेज बनाने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसमें सरकार रोजगार सृजन का कार्य करती है, बजाय सरकारी उद्यम खोलने के या कंपनी खोलने के। अब पांचवा पॉइंट है सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध कराना। सरकार सभी लोगों को निश्चित वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करवाती है जिन्हें बाजार तंत्र के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता। ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हर व्यक्ति कोई नहीं खरीद सकता। इस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण है जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, सरकारी प्रशासन, जिन्हें हम सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं। कहने का मतलब, देश में बहुत सी ऐसी सुविधाएं और सेवाएं और वस्तुएं होती हैं जिन्हें सरकार के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया जाता है और ये बजट के माध्यम से ही होता है। जैसे देश में सबको सुरक्षा प्रदान करना, सड़कें प्रदान करना, प्रशासन प्रदान करना, तो ये सब क्या है, सार्वजनिक वस्तु, सार्वजनिक सेवाएं। निजी वस्तुएं क्या होती हैं वो भी देखें। निजी वस्तुएं जैसे कपड़े, कार, खाद्य सामग्री तथा इनमें अंतर समझना होगा। सार्वजनिक वस्तु में इनमें दो अंतर होते हैं, देखिए कौन कौन सा होता है। पहला अंतर तो यह है कि सार्वजनिक वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध होती हैं। सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं, सबके लिए। एक गार्डन है, सरकार ने गार्डन खोला तो वो गार्डन अमीर के लिए, गरीब के लिए, किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो, वो किसी भी वर्ग का हो, सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है तथा इनके लाभ किसी एक विशेष उपभोक्ता तक सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति चॉकलेट खाता है या कमीज पहनता है तो ये वस्तुएं क्या होंगी, अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी। जो इसकी कीमत चुकाएगा वही ये चीज लेगा। लेकिन यदि हम सार्वजनिक पार्क या वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के उपायों की बात करें तो इनके लाभ सभी के लिए क्या होंगे, समान रूप से होंगे। एक व्यक्ति द्वारा एक वस्तु का उपभोग दूसरों के लिए उसके उपयोग की उपलब्धता को कम नहीं होने देगा, नहीं कर सकता। अर्थात मान लीजिए मैंने किसी सरकारी पार्क का प्रयोग किया तो मेरे प्रयोग करने से उस पार्क की गुणवत्ता दूसरे व्यक्तियों के लिए कम नहीं हो जाती। यही सार्वजनिक वस्तु है, सबके लिए समान है, उसका महत्व सबके लिए, उसके लाभ समान है। दूसरा अंतर है, निजी वस्तुओं के संदर्भ में जो व्यक्ति वस्तुओं के लिए भुगतान नहीं करता उसे इसका लाभ उठाने से वंचित किया जा सकता है। अर्थात निजी वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिसका लाभ केवल उसी व्यक्ति को मिलता है जो उसका पैसा चुकाता है, जो उसकी कीमत चुकाता है। यदि आप टिकट न खरीदें तो आपको सिनेमा घर में फिल्म देखने की अनुमति नहीं मिलेगी क्योंकि आपने उसका पैसा नहीं चुकाया है। लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में किसी को भी वस्तु का लाभ उठाने से वंचित करने का कोई भी तरीका नहीं है, इसीलिए इनको सरकारी वस्तुएं कहते हैं। इसलिए सार्वजनिक वस्तुओं को
गैर अपवर्जनीय कहा जाता है। गैर अपवर्जनीय मतलब कि इनके उपभोग से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। अतः सरकार बजट नीति के माध्यम से सभी लोगों को सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करती है, जिससे लोगों के कल्याण में वृद्धि होती है। तो कहने का मतलब सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग सभी लोग कर सकते हैं बिना कीमत चुकाए, जबकि निजी वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग करने के लिए आपको उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य होता है। अब आप देख सकते हैं ये हमारा फिर से एक और चित्र आ जाता है, वेयर इंडिया गेट्स इट्स मनी फ्रॉम। ये ₹1 है। आप देख लीजिए सबसे ज्यादा पैसा हमारा कहां से आ रहा है, कॉरपोरेशन टैक्स से आ रहा है। जीएसटी से यहाँ पे दिखा रखा है 19 पैसे। ये यूनियन बजट 2019 का है। ये चेंज होता रहता है डाटा, कुछ पहले अनुमान होते हैं, कुछ वास्तविक अनुमान होते हैं। तो मुझे ये डाटा मिला है, मैंने आपके सामने रख दिया है। इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, आप कंपैरिजन ना करने बैठ जाएं कि पिछले वाले चित्र में तो सर कॉर्पोरेशन टैक्स और जीएसटी दोनों बराबर था, ठीक है ना। ये सभी डाटा आपको समझाने के लिए बताया गया है कि भारत सरकार को ₹1 की इनकम किस तरीके से प्राप्त होती है। तो आप इस चीज को समझें और इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि भारत में स्थिति बहुत खतरनाक चल रही है, क्योंकि हम 19 पैसे उधार ले रहे हैं, जिसमें से 18 पैसे हम वापस से ब्याज के रूप में उन्हीं व्यक्तियों को दे देते हैं जिनसे हम उधार लेते हैं। तो फ्री कुछ भी नहीं होता है अर्थव्यवस्था में, इसकी कीमत राष्ट्र को चुकानी होती है। उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, सरकारी बजट का अर्थ समझ में आया होगा, उसके उद्देश्य समझ में आए होंगे और ये भी समझ में आया होगा कि देश में कुछ भी फ्री नहीं होता है। अगर आप किसी चीज का मूल्य नहीं चुकाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्र ने उसकी कीमत नहीं चुकाई है। अगर आपने उस चीज का पैसा नहीं दिया है तो किसी मेहनती व्यक्ति के टैक्स से उस चीज को खरीदा गया था भारत सरकार के द्वारा, वरना उधार लिया गया था। आज के लिए काफी है इतना। बहुत बहुत धन्यवाद।